शासकीय पत्र की परिभाषा। तो शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, निर्देशों अथवा सूचनाओं इत्यादि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है। शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय नीतियों, निर्णयों, निर्देशों, आदेशों अथवा सूचनाओं, तीन न है, नीति, निर्णय, निर्देश, आदेश, सूचना इत्यादि के सापेक्षिक, कैसे सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है। शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, निर्देशों अथवा सूचनाओं इत्यादि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है। उद्गम जो है, इसका उद्गम सदैव किसी शासकीय पद से होता है। कैसे होता है? तो किसी शासकीय पद से होता है। और गंतव्य जो होता है इसका, यह किसी अन्य शासकीय पद को जाता है, अर्थात यह सदैव पद से पद को प्रेषित होता है। उद्गम कैसा हो रहा है? तो उद्गम शासकीय पद से, और गंतव्य क्या है? पद से पद को। संचालन क्या है? तो इसका जो संचालन शासकीय पत्र का होता है, यह द्विआयामी होता है संचालन, अर्थात कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर और वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर, यानी जूनियर टू सीनियर या सीनियर टू जूनियर दोनों हो सकता है संचालन, इसीलिए द्विआयामी है। विषय वस्तु क्या है? कि विषय वस्तु वही है जो परिभाषा में कि शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचना, आदेश, निर्देश इत्यादि के संबंध में। तो विषय वस्तु ये। भाषा इसकी सदैव सटीक, सारगर्भित और रूढ़ तथा औपचारिक होती है। कैसे? सटीक, सारगर्भित, रूढ़, औपचारिक। सटीक, सारगर्भित, रूढ़, औपचारिक होती है, जिसमें किसी व्यक्तिगत भाव के लिए कोई स्थान नहीं होता है। इसकी शब्दावली भी विशिष्ट प्रकार की होती है जिसमें शासकीय प्रयोजन निहित होता है। तो भाषा कैसी है? तो भाषा सटीक, सारगर्भित, रूढ़ और औपचारिक। शैली क्या है? तो शैली जो है इसकी तटस्थ भाव से अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। कैसे? तटस्थ भाव से अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। शासकीय पत्र तटस्थ भाव होता है। प्रारूप, तो पत्र का प्रारूप सदैव नियत व औपचारिक होता है, जिसे सरकार के अधिकृत मुद्रणालय द्वारा सभी विभागों को यथा समय उपलब्ध करा दिया जाता है। प्रारूप नियत होने से सरकार के सभी अंगों के कार्य व्यवहार में एक रूपता और विशिष्टता बनी रहती है। संबोधन में क्या है इसमें? तो संबोधन देख लीजिए। तो पत्र का संबोधन सदैव पद के सापेक्षित नियत व औपचारिक होता है। कैसा होता है संबंध? एक तो नियत होता है, दूसरा औपचारिक। संबंध में महोदय लिखा जाता है। ध्यान रखना है कि महोदय किस में लिखा जाएगा? शासकीय पत्र में महोदय लिखा जाता है। समापन, इस पत्र के समापन में किसी खास शब्दावली, आदर सूचक का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी ससम्मान इस तरह कोई शब्द नहीं यूज होता है इसमें। गजट में इसका प्रकाशन अनिवार्य होता है। शासकीय पत्र का पद के दायित्वों का निर्वहन करने की दृष्टि से यह पत्र विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। यह अभिलेखी महत्व के रूप में संरक्षणीय भी होता है, यानी रिकॉर्ड के रूप में भी इसे रखा जाता है। तो ध्यान रखना है कि पहला तो उद्गम, गंतव्य, संचालन, विषय वस्तु, भाषा, शैली, प्रारूप, संबोधन, समापन। उद्गम और गंतव्य, संचालन, विषय वस्तु, भाषा, शैली, प्रारूप, संबोधन, समापन, अन्य। यह है शासकीय पत्र का प्रारूप। तो देखिए, शासकीय पत्र का प्रारूप: प्रेषक,
फिर यहाँ कामा, फिर नाम, फिर कामा, पदनाम, कॉमा, शासकीय पता, कामा, इस लाइन में कामा और इसमें पूर्ण विराम। तो प्रेषक नाम पदनाम शासकीय पता, पहला हो गया प्रेषक नाम पदनाम शासकीय पता, प्रेषक नाम पदनाम शासकीय पता। फिर सेवा में, अब ये तो जो भेजने वाले हैं उनका नाम और उनका पदनाम क्या है, किस पद पे हैं, और उनकी पता कहाँ से भेजे रहे हैं। और फिर जिनको भेजा जा रहा है प्रेषिती, तो ये हैं पद, इनका क्या लिखिए, इनका पदनाम नहीं लिखा जाएगा, इनका केवल पद लिखा जाएगा। देखिए पद, यहाँ पदनाम है प्रेषक में, यहाँ पद ही है, और शासकीय पता इनके में भी है, इनमें भी है। नाम इनका नहीं लिखा जाएगा, इनमें सेवा में केवल पद लिखा जाएगा। फिर अनुभाग, तो प्रेषक, सेवा, अनुभाग, विषय वस्तु, विषय, तो अनुभाग। और इधर देखिए सबसे ऊपर पत्रांक डालना होता है, यानी किसके ऊपर, प्रेषक से थोड़ा सा ऊपर पत्रांक ऐसे डालना होगा। और अनुभाग जो है, अनुभाग के पैरेलल दिनांक, फिर कामा, फिर स्थान, स्थान में के बाद पूर्ण विराम या ऐसे डैश बिंदु छोड़ दीजिए, कामा यहाँ ही लगेगी, यहाँ कामा नहीं लगेगा। तो दिनांक और स्थान किसके पैरेलल होगा शासकीय पता में, तो अनुभाग के पैरेलल होगा। फिर विषय वस्तु, तो विषय, फिर डैश, फिर के संदर्भ में, फिर महोदय, कामा, उपर्युक्त विषय में निर्देश हुआ है कि, फिर पूर्ण विराम 2 लाइन करके। फिर दूसरा पॉइंट है तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें, तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें। फिर संलग्नक 2, मान लीजिए 2 संलग्नक है 2, तो पहला पूर्ण विराम, दूसरा पूर्ण विराम। ध्यान रखना है संलग्नक में पूर्ण विराम लगेगा, न कि कामा लगेगा, पहली चीज़। और संलग्नक के जो पैरेलल है, इसी संलग्नक के पैरेलल भौदी लिखा जाता है। इसमें शासकीय पता में किसकी सबसे बड़ी पहचान ये है, भौदी इसमें लिखा जाएगा। भौदी, हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, वही कौन, जो प्रेषक हैं उन्हीं के। ये भौदी मतलब जो हस्ताक्षर उनका ये रहेगा। और इसमें भौदी, हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, भौदी, हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, भौदी, हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। फिर प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, तो संलग्नक 2 लगा दिए, फिर प्रतिलिपि, संलग्नक के नीचे प्रतिलिपि 1 2, फिर उसके बाद आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, ये हो गया। अब एक उदाहरण देख लीजिए, पत्र संख्या डालिए 65 का 165-2019-20। फिर प्रेषक अब स, फिर कामा, फिर अब क्या है, पदनाम इनका क्या है, तो सचिव हैं। फिर शासकीय पता क्या है, तो उत्तर प्रदेश शासन है, पूर्ण विराम। देखिए सचिव के बाद कामा और उत्तर प्रदेश शासन के बाद पूर्ण विराम। तो ये हो गए प्रेषक। और सेवा में तो इसी देखिए पद लिखा जाता है, तो विभागाध्यक्ष हैं, इसमें पदनाम नहीं लिखा जाता है, सेवा में केवल पद लिखा जाता है। तो विभागाध्यक्ष हैं क्या हैं, और विभागाध्यक्ष हैं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश। फिर अनुभाग, अनुभाग डाल दीजिए कौन सा अनुभाग है, तो ये मान लीजिए अनुभाग 1 है, तो 1 डाल दीजिए। फिर दिनांक 15 फरवरी पूरा लिखा जाएगा, ये नहीं कि 15/2 डाल दीजिए ऐसे डैश करके, बल्कि फरवरी मार्च पूरा लिखा जाता है। 19/2000 देखिए फरवरी, देखिए
दिनांक डालिए डैश करके 15 फरवरी, फिर कामा 2019, फिर कामा, फिर लखनऊ। कामा ध्यान रखना है, कामा कहाँ कहाँ लग रहा है, एक तो यहाँ लग रहा है फरवरी के बाद, और दूसरा कामा 2019 के बाद लग रहा है, फिर लखनऊ। फिर विषय तो राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने संदर्भित प्रतिवेदन तैयार कराए जाने के आशय से, मतलब कोई भी विषय डाल सकते हैं, किसी की भी विषय। फिर महोदय, देखिए महोदय के बाद कामा, उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के प्राविधानों के अंतर्गत यह सूचना प्राप्त करना चाहिए कि 31 दिसंबर 2021 की तिथि तक अनुसूचित जाति वर्ग का राजकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत तक हो गया है। प्रदेश स्तर पर उठ रही अनेक मांगों के संबंध में सरकार का यह मत है कि राज्य स्तरीय समस्त सेवाओं में अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किए जाए, जिस हेतु आवश्यक है कि इस संबंध में एक उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा संपूर्ण स्थिति का अवलोकन कराया जाए और उक्त संबंध में विश्वसनीयता आंकड़े प्राप्त किए जाएं। ध्यातव्य है कि शोध संगठनों के मार्गदर्शक संस्थाओं तथा निर्देशन संबंधी सेवाओं तथा पदों पर किसी भी प्रकार के आरक्षण आदेश अनुमन्य नहीं है, अतः उनको उक्त गणना से बाहर रखा जाए। फिर पॉइंट नंबर 2, इस संबंध में शासकीय अपेक्षा रूप एक उच्च स्तरीय समिति विभागीय स्तर पर गठित की जाए, जो वस्तु स्थिति संबंधी प्रतिवेदन तैयार कर शासन के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत कराने में सक्षम हो। फिर देखिए भौदी, फिर हस्ताक्षर किसका होगा, अब स कौन है, अब स वही है जो प्रेषक हैं। हस्ताक्षर भौतिक मतलब जो प्रेषक हैं वही भौदी हैं, हस्ताक्षर उनका। फिर अब स, और ये कोष्टक में रहेगा नाम, हर समय नाम इनका कोष्टक में रहता है। फिर सचिव हैं। फिर प्रतिलिपि संबंधित मंत्रालय को सूचनार्थ प्रेषित, आज्ञा से हस्ताक्षर अब स सचिव, इन्हीं का नाम। देखिए इसमें ध्यान रखना है, याद करने का तरीका ये है कि भौदी में भी अब स इन्हीं, और आज्ञा से भी इसमें अब स, यानी वही प्रेषक दोनों में रहते हैं, भौदी में भी आज्ञा से में भी। किसमें, शासकीय पत्र में प्रेषक का ही नाम ऊपर भी नीचे भी। फिर एक और है शासकीय उदाहरण, देखिए प्रेषक अब स गृह मंत्रालय सेवा में सचिव अनुभाग सुरक्षा प्रकोष्ठ 10 मई 2018। फिर देखिए मई 18 नई दिल्ली। अब सूचना विभाग रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में नक्सली गतिविधियों को रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही के संदर्भ में महोदय उपयुक्त विषय में निर्देश हुआ है कि अधिसूचना तंत्र व स्थानीय खुफिया इकाइयों के माध्यम से ऐसे अनेक तथ्य प्रकाश में आए हैं जिसमें स्पष्ट होता है कि प्रदेश के विभिन्न नक्सली संगठनों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। ऐसे संगठनों की सूची उनके प्रभाव क्षेत्र के भौगोलिक विवरण के साथ संलग्न कर प्रेषित है। फिर बाकी सब वही है, संलग्नों पे भौदी हस्ताक्षर अब स, यही भौदी हस्ताक्षर उन्हीं का रहेगा। फिर ऐसे ही उदाहरण है, फिर एक तीसरा उदाहरण है ये। फिर एक और उदाहरण है पत्रांक, सबसे ऊपर 24/3/2018 प्रेषक का खगा सचिव सेवा कोषाधिकारी अनुभाग 2 वित्त प्रकोष्ठ 28 दिसंबर 2018 लखनऊ। सरकारी कर्मियों की यात्रा कराए भत्ते से संबंधित समस्त शासनादेशों के संकलन के संदर्भ में महोदय विषय आपके पत्र, ये सब हुआ। कहने का निर्देश हुआ है कि सरकारी कर्मी, फिर भौदी, फिर खगा विशेष सचिव। किसी में प्रतिलिपि भेजा रहा है, किसी में प्रतिलिपि नहीं भेजा जा रहा है। अब अर्धशासकीय परिभाषा क्या होती है, तो अर्धशासकीय पत्र वह आलेखन का प्रारूप होता है
जिसे शासकीय कार्य व्यवहार के संदर्भ में विभिन्न अधिकारियों अथवा एक अधिकारी द्वारा किसी अशासकीय व्यक्ति के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श अनुरोध इत्यादि हेतु प्रेषित किया जाता है। तो आलेखन का वह प्रारूप होता है जिसे किसी शासकीय कार्य व्यवहार के संदर्भ में कैसे रहेगा, तो शासकीय कार्य व्यवहार के लिए के संदर्भ में विभिन्न अधिकारियों, चाहे वो अधिकारी हो सकते हैं या एक अधिकारी द्वारा किसी अशासकीय व्यक्ति के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर, ध्यान रखना इसमें कैसे किया जाता है, व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श अनुरोध इत्यादि हेतु प्रेषित किया जाता है। तो अशासकीय पत्र वह आलेखन का प्रारूप होता है जिसे शासकीय कार्य व्यवहार के संदर्भ में विभिन्न अधिकारियों अथवा एक अधिकारी द्वारा किसी अशासकीय व्यक्ति के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श अनुरोध इत्यादि हेतु प्रेषित किया जाता है। अशासकीय पत्र वह आलेखन का प्रारूप होता है जिसे शासकीय कार्य व्यवहार के संदर्भ में विभिन्न अधिकारियों अथवा एक अधिकारी द्वारा किसी अशासकीय व्यक्ति के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श अनुरोध इत्यादि हेतु प्रेषित किया जाता है। सब जो जितने भी पत्र हैं उसमें उद्गम, गंतव्य, संचालन, विषय वस्तु, भाषा, शैली, प्रारूप, संबोधन सब में रहेगा लगभग। उद्गम, अब इसका देखिए क्या है थीम। तो अशासकीय पत्र का जो उद्गम होता है, पत्र का उद्गम सदैव किसी अधिकारी के स्तर से होता है, जबकि शासकीय क्या था, वो पद के स्तर से होता था, जबकि ये एक अधिकारी के स्तर से इसका उद्गम होता है। इसका गंतव्य यह सदैव किसी अधिकारी व्यक्ति को जाता है, या मतलब किसी अधिकारी को जाएगा अथवा व्यक्ति को जाएगा, अर्थात यह प्राय एक अधिकारी के स्तर से दूसरे अधिकारी अथवा व्यक्ति को प्रेषित किया जाता है। गंतव्य इसका या तो अधिकारी होगा या कोई अशासकीय व्यक्ति। संचालन इसका द्विआयामी होता है, उसका भी संचालन द्विआयामी होता था शासकीय का, इसका भी होता है। इसका संचालन अधिकतर समकक्ष अधिकारियों के मध्य होता है। कैसे, अधिकतर कैसे होता है, समकक्ष जो अधिकारी होते हैं उनके मध्य होता है, किंतु कतिपय स्थितियों में इसे वरिष्ठ से कनिष्ठ अथवा कनिष्ठ से वरिष्ठ अथवा अशासकीय व्यक्ति के लिए भी व्यवहृत किया जाता है। मतलब प्रायः जो होता है यह सेम लेवल के पोस्ट पर होता है, लेकिन जरूरी ऐसा कोई वो नहीं है, ये जूनियर टू सीनियर भी जा सकता है या सीनियर टू जूनियर भी जा सकता है, अथवा शासकीय व्यक्ति से एक अशासकीय व्यक्ति को भी प्रेषित किया जा सकता है। विषय वस्तु क्या है, तो पत्र के विषय वस्तु के रूप में शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचनाएं, आदेश, निर्देश से संबंधित वही होते हैं। विभिन्न विषयों पर अधिकारियों के मध्य गोपनीय मामलों पर विचार विमर्श, वार्ता, प्रक्रिया, ध्यानाकर्षण, बैठक इत्यादि आहूत करने के लिए, आहूत मतलब बुलाने के लिए मुख्यतः इसका उपयोग किया जाता है। तो शासन से जुड़ी हुई सूचना, आदेश, निर्देश इत्यादि के विषयों पर अधिकारियों के मध्य गोपनीय मामलों पर, ध्यान रखना गोपनीयता सबसे बड़ी पहचान है अशासकीय पत्र की, कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर भाषा जो है, भाषा इसकी पत्र की भाषा मैत्री होती है, वो आत्मीय होती है, जबकि उसमें शासकीय था औपचारिक भाषा, लेकिन इसकी भाषा कैसी है, मैत्री है, वह आत्मीय भाव में लिखी जाती है। इसमें अपेक्षा, अपेक्षित, अनुरोध, निवेदन, सादर, ससम्मान, कष्ट करें इत्यादि जैसे शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये जो है आत्मीय भाव में लिखा जाता है ना, इसीलिए इसमें अपेक्षा, अपेक्षित, अनुरोध, निवेदन, सादर, ससम्मान, कष्ट करें इस सब तरह। फिर इसकी शैली जो होती है, इसे एक वचन व उत्तम के रूप में प्रायः अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है, जबकि शासकीय था औपचारिक है, यह कैसी है, अनौपचारिक, और ये तो उत्तम, एक वचन व उत्तम पुरुष में ये लिखा जाता है। कैसे, एक वचन और उत्तम पुरुष। प्रारूप जो है, तो पत्र का प्रारूप पूर्णतः नियत व औपचारिक होता है।
कैसा होता है पत्र का प्रारूप? तो नियत और औपचारिक। संबोधन जो है पत्र के प्रारंभ में प्रेषिती के लिए प्रिय श्री महोदय का संबोधन होता है, प्रिय श्री जैसे शब्दों का। समापन, इसका समापन सादर ससम्मान जैसे किसी आदर सूचक शब्दों के साथ होता है। अन्य क्या है? तो व्यक्तिगत होने के कारण पत्र को सदैव प्रेषिती ही खोलता है। पत्र के वैयक्तिक महत्व का होने के कारण इसकी प्रतिलिपि भेजा जाना समाचीन नहीं होता है। यानी इसका ये है कि इसकी प्रतिलिपि नहीं बनती है, ध्यान रखने वाली बात है। और इसकी महत्व क्या है? तो शासकीय पत्र जो है सुचारू रूप से संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, और ताकि जिससे जो आवश्यक कार्य शीघ्र निस्तारण पर ध्यान देते हैं, जिससे नीतियों, निर्णयों, क्रियान्वयन संबंधी गतिशीलता प्राप्त होती है। और यह जो होता है यह विभिन्न अधिकारियों के साथ साथ शासन नागरिक जीवन के बीच संपर्क की रीढ़ होते हैं। शासकीय और अर्धशासकीय पत्रों में अंतर क्या है? तो इसका उद्गम, शासकीय का उद्गम जो होता है पद से होता है, और अर्धशासकीय का जो होता है पदाधिकारी के स्तर से होता है। ये पद से होता है, ये पदाधिकारी के स्तर से होता है उद्गम। संचालन देख लीजिए। अब इसका संचालन सदैव पद से पद को प्रेषित अर्थात वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर अथवा कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर होता है। और इसका संचालन जो है अर्ध सरकारी पत्र का तो प्रायः समान स्तर के अधिकारियों से स्तर पर होता है, अथवा किसी अशासकीय व्यक्ति को भी प्रेषित किया जाता है। मतलब समान स्तर के प्राधिकारी भी हो सकते हैं या अशासकीय व्यक्ति भी हो सकता है। और इसका संचालन कनिष्ठ द्विआयामी वही है। विषय वस्तु शासकीय प्रयोजन और औपचारिक पदी दायित्वों की पूर्ति से जुड़ी होती है। यह भी है सरकारी शासकीय प्रयोजन हेतु ध्यानाकर्षण, विचार विमर्श तथा गोपनीय मामलों पर वार्ता से संदर्भित। अर्धशासकीय पत्र की पहचान ही है गोपनीयता। और अब देखिए भाषा शैली, तो औपचारिक भाषा में रूढ़ व अन्य पुरुष, कौन सी शैली? रूढ़ होती है, और जो अन्य पुरुष शैली में तटस्थ भाव से लिखा जाता है। वैयक्तिक भाव को इसमें जगह नहीं मिलती है शासकीय में। जबकि इसकी देखिए इसकी औपचारिक भाषा थी, तो इसकी अनौपचारिक भाषा में व्यक्तिगत तथा मैत्री भाव व आत्मीय ढंग से उत्तम पुरुष शैली में, कौन सी शैली में? उत्तम पुरुष शैली में। जबकि शासकीय जो है अन्य पुरुष शैली में, और अर्धशासकीय कैसा है? उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। अब प्रेषिती देखिए, पत्र को प्रेषिती कार्यालय का नियत प्राधिकारी ही खोलता है। मतलब जो इसका ऑथराइज्ड होता है वही इस पत्र को खोलेगा। पत्र की प्रेषिती कार्यालय के जो नियत प्राधिकारी होता है। और अर्धशासकीय क्या है कि यह पत्र व्यक्तिगत होने के कारण पत्र को सदैव प्रेषिती ही खोलता है। फिर संबोधन समापन वाला देख लीजिए, तो पत्र का संबोधन मात्र औपचारिक शब्दावली महोदय के साथ होता है तथा समापन में कोई औपचारिक शब्द नहीं होता है। और इसका जो है इसमें पत्र का संबोधन अनौपचारिक शब्दावली जैसे प्रिय श्री महोदय के साथ होता है। और पत्र का समापन सदैव आदर सूचक जो शब्द होते हैं सादर और ससम्मान इत्यादि के साथ इसका होता है। और उद्देश्य क्या है? दोनों के इस पत्र के माध्यम से सरकारी जो है उद्देश्य, शासकीय पत्र के माध्यम से सरकार अधिकारी अपने पदी दायित्वों का निर्वहन तटस्थ भाव से करते हैं। और अर्धशासकीय में क्या है कि अधिकारीगण व्यक्तिगत रुचि लेते हुए शासकीय समस्याओं का निराकरण करते हैं। अब देखिए यह पद से होता है और अर्धशासकीय पदाधिकारी से होता है। यह वरिष्ठ से कनिष्ठ या कनिष्ठ से वरिष्ठ होता है। यह और अर्धशासकीय जो है संचालन इसका जो होता है शासकीय समान स्तर के अधिकारी अथवा अशासकीय व्यक्ति। दोनों शासकीय विषय वस्तु, शासकीय प्रयोजन, औपचारिक पदी दायित्व, शासकीय प्रयोजन और ध्यानाकर्षण, विचार विमर्श गोपनीय मामलों में। भाषा शैली इसकी औपचारिक भाषा में रूढ़ अन्य पुरुष शैली तटस्थ भाव में, और यह औपचारिक होती है। और अशासकीय अनौपचारिक भाषा में व्यक्तिगत तथा मैत्री भाव व आत्मीय ढंग से
उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसका नियत प्राधिकारी खोलता है और यह जो है व्यक्तिगत होने के कारण सदैव प्रेषित खोलता है। इसमें महोदय जैसे शब्दावली का प्रयोग होता है और इसमें जो है प्रिय श्री महोदय इस तरह का आदर सूचक शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। अब शासकीय और अशासकीय पत्रों में समानता क्या है? तो दोनों पत्रों की विषय वस्तु सदैव शासकीय प्रयोजनार्थ होती है, यानी शासकीय प्रयोजनार्थ होती है विषय वस्तु। दोनों को माध्यम से निर्णयों को लेने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया सरल, सुगम व तीव्र होती है। दोनों के माध्यम से निर्णय को लेने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया सरल, सुगम व तीव्र होती है। दोनों पत्र अभिलेखी महत्व के होते हैं। दोनों का प्रकाशन सरकारी गजट में किया जाता है। दोनों पत्रों में व्यक्तिगत तथ्य अथवा सूचनाओं का सदैव अभाव होता है। दोनों पत्रों से शासन की कार्यकुशलता, पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित होती है। दोनों पत्रों द्वारा शासकीय प्रयोजनों को अपेक्षित ढंग से पूरा किया जाता है। तो शासकीय प्रयोजन हेतु और निर्णयों को क्रियान्वित करने में सरल, सुगम, तीव्र, अभिलेखी महत्व, सरकारी गजट में प्रयोग, दोनों पत्रों में व्यक्तिगत भाव अथवा सूचनाओं का अभाव, दोनों पत्रों से शासन की कार्यकुशलता, पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित, दोनों पत्रों द्वारा शासकीय प्रयोजनों को अपेक्षित ढंग से पूरा किया जाता है। अर्ध शासकीय पत्र का प्रारूप देखिए, प्रेषक का है नाम और पद। नाम पद। अर्ध शासकीय पत्र संख्या, विभाग, अनुभाग, दिनांक, स्थान। अर्ध शासकीय पत्र संख्या, फिर विभाग, फिर अनुभाग, फिर दिनांक, फिर स्थान। यहाँ कामा रहेगा दिनांक के बाद। विषय, फिर के आशय हेतु, डाट करके के आशय हेतु। फिर प्रिय श्री महोदय, सादर वही आदर सूचक शब्दों का प्रयोग हो रहा है ना। प्रिय श्री महोदय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे निवेदन है कि ससम्मान। फिर संलग्नक 1 2 3 श्री पद शासकीय पता, प्रेषिती का, ये तो प्रेषक का पता है और ये प्रेषिती का है। श्री पद शासकीय पता, और सब में देखिए कामा कामा कामा, फिर अंतिम पूर्ण विराम। और उसमें भवदी होता था शासकीय में, इसमें है भवनिष्ठ। शासकीय में तो भवदी होता था और अर्ध शासकीय में भवनिष्ठ, हस्ताक्षर और नाम। अर्ध शासकीय पत्र का उदाहरण, जैसे अर्ध शासकीय पत्र संख्या क 11 क -4 2018-19। फिर उसके बाद हो गया विभाग क्या है, तो नदी जल एवं पर्यावरण विभाग। फिर मध्य प्रदेश सेवा अनुभाग 4। फिर दिनांक 15 जून 2018 भोपाल। और इधर यह अलावा संयुक्त सचिव, तो नाम और पदनाम, और पदनाम नहीं, नाम और केवल पद, यह अलावा और संयुक्त सचिव। फिर विषय क्या है, तो विषय नर्मदा नदी जल संरक्षण कार्य योजना के संदर्भ में। फिर प्रिय श्री महोदय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि नर्मदा नदी जल संरक्षण कार्य योजना के संदर्भ में भूमिहीन विस्थापित नागरिकों हेतु निर्मित आवासों का मरम्मतीकरण यथाशीघ्र कराने का कष्ट करें। फिर सेकंड पॉइंट हो गया कि यह भी निवेदन है कि उक्त प्रक्रिया पूर्व में ही काफ़ी विलंबित हो चुकी है, अतः विस्थापितों के उचित समायोजन हेतु इसे यथाशीघ्र पूरा किया जाना केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अपरिहार्य है। फिर ससम्मान सहित भवनिष्ठ, देखिए भवनिष्ठ होता है अर्थशास्त्र की। फिर हस्ताक्षर, यार अलावा वही हैं जो
प्रेषक हैं। फिर प्रेस्ती तो श्री च संयुक्त सचिव लोक निर्माण विभाग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग जनपद इंदौर मध्य प्रदेश पिनित में। तो दूसरा उदाहरण है अशासकीय पत्र, ये है लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग अनुभाग 2 दिनांक 14 मई 2018 दिल्ली अखिल भारतीय संघ की, ये सब है। प्रिय श्री महोदय, एक और अशासकीय है अशासकीय पत्र संख्या 12 का -2 2018-19 खेल मंत्रालय अनुभाग 2 भारत सरकार दिनांक 15 मई 2018 नई दिल्ली। फिर क ख ग अध्यक्ष, विषय क्या है तो वर्ष 2022 में बर्मिंघम में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी हेतु गठित विशेष कार्य बल में अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने के संबंध में। प्रिय श्री महोदय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे निवेदन है कि सरकार द्वारा विभिन्न खेलों के प्रोत्साहन के लिए अनवरत प्रयास किया जा रहा है। उक्त क्रम में 2022 में बर्मिंघम में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में मजबूत भागीदारी हेतु खिलाड़ियों के प्रशिक्षण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से एक विशेष कार्यबल गठित किया गया है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सुधारना तथा अधिक संख्या में पदक प्राप्त कर सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों का मनोबल बढ़ाना। आपसे आग्रह है कि उक्त संदर्भ में अपनी सहमति प्रदान कर इस योजना को मूर्त रूप में देने में सहयोग करें। फिर सादर भवनिष्ठ कखग। फिर उसके बाद प्रेषितीय हैं यह अलावा भारत रत्न खेल विभाग 10 सरदार पटेल मार्ग चौपाटी मुंबई है। अनुस्मारक तो अनुस्मारक से तात्पर्य किसी प्राधिकारी को किसी मामले में किसी प्रकार की कार्यवाही विषयक स्मरण कराने से संबंधित पत्र आलेखन से है। अनुस्मारक से तात्पर्य किसी प्राधिकारी को किसी मामले में किसी प्रकार की कार्यवाही विषयक स्मरण कराने से संबंधित पत्र आलेखन से है। अनुस्मारक से तात्पर्य किसी प्राधिकारी को किसी मामले में किसी प्रकार की कार्यवाही विषयक स्मरण कराने से संबंधित पत्र आलेखन से है। फिर उसके बाद अब वही है उद्गम गंतव्य विषय वस्तु भाषा शैलियन। तो इसका उद्गम जो है अनुस्मारक का, इसका उद्गम सदैव किसी प्राधिकारी कार्यालय के स्तर से होता है जहाँ से मूल पत्र प्रेषित किया गया हो। जहाँ से इसका उद्गम सदैव उसी प्राधिकारी अथवा कार्यालय के स्तर से होता है जहाँ से मूल पत्र प्रेषित किया गया हो। गंतव्य क्या है तो इसे सदैव उसी प्राधिकारी के समक्ष भेजा जाता है जिसके समक्ष पूर्व में प्रश्नगत वाद या प्रकरण लंबित हो, यानी जहाँ पहले मामला चल रहा है वहीं जाएगा ये। विषय वस्तु क्या है तो इसकी विषय वस्तु के रूप में लंबित कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण देते हुए उसके शीघ्र निस्तारण हेतु कहा जाता है। अनिवार्य रूप से इसकी विषय वस्तु पूर्व के पत्र व्यवहार के विषय वस्तु की ही पूरक होती है। अनुस्मारक पत्र की अपनी कोई भाषा शैली नहीं होती है, बल्कि इस पत्र को जिस प्रारूप में भेजा जाता है यह उसी के भाषाई और शैलीगत वैशिष्ट्य को धारण कर लेता है। इसका प्रारूप भी भेजे गए प्रारूप का ही अनुकरण करता है। संबोधन तथा समापन इत्यादि भी उसी पत्र प्रारूप पर आधारित होता है। कहने का मतलब है ये कि अगर अर्ध सरकारी के रूप में अनुस्मारक भेजा गया है तो ये अर्ध सरकारी की भाषा अपना लेगा, और सरकार शासकीय पत्र के रूप में अगर भेजा गया है तो शासकीय पत्र की भाषा शैली उसको अपना लेता है। इसकी कोई अपनी भाषा और शैली नहीं होती है। अन्य प्रकरण क्या है, अधिकारीगण जो है व्यक्तिगत रुचि लेते हुए किसी प्रकरण के लंबित रहने की दशा में उसके शीघ्र निस्तारण के लिए इस पत्र का उपयोग करते हैं। अनुस्मारक का महत्व क्या है, लंबित मामलों के निपटान के लिए, कार्य व्यवहार में तीव्रता लाने के लिए, लंबित मामलों का निराकरण भी शीघ्रता से किया जाए, व्यवहारिक समस्याओं का सुगम निराकरण प्रस्तुत करते हैं। प्रारूप है अनुस्मारक का प्रारूप
क्या है, प्रेषक, नाम, पद, शासकीय पता, फिर अनुस्मारक संख्या यहाँ डालना रहता है, फिर सेवा में फिर पद, शासकीय पता। अब यह है शासकीय के रूप में जा रहा है तो इसीलिए यहाँ शासकीय वाला, और शासकीय के रूप में जाएगा तो अर्धशासकीय का रूप ले लेगा। तो ये तो अनुस्मारक यही है, जिस में जाएगा उसको ले लेगा। तो प्रेषक, पद, शासकीय पता, फिर सेवा में पद, शासकीय पता, इधर अनुस्मारक, फिर अनुभाग के पैरेलल दिनांक और स्थान आ गया। फिर विषय तो जो है के संदर्भ में अनुस्मारक पत्र, के संदर्भ में अनुस्मारक पत्र। फिर प्रिय श्री महोदय उपयुक्त विषय के संदर्भ में अपने पूर्व पत्र व्यवहार संख्या इतना इतना दिनांक का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें आपको डैश के संबंध में सूची भेजने हेतु निर्देशित किया गया था। 2 है, उक्त संबंध में पुनः निर्देश करना है कि इतना इतना डैश अपेक्षित सूचना तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराएं। संलग्नक उपर्युक्तानुसार प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित। अब क्या है कि शासकीय है तो इसलिए भवदी, अगर अर्धशासकीय होता तो भवनिष्ठ हो जाता। हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, आज्ञा से नाम, पदनाम। अब अनुस्मारक देखिए, अर्धशासकीय है तो अर्धशासकीय रूप ले गया, नाम, पद, अनुस्मारक संख्या, विभाग, अनुभाग, दिनांक, स्थान। अनुभाग संख्या, विभाग, अनुभाग, दिनांक, स्थान। विषय के संदर्भ में अनुस्मारक, के संबंध में अनुस्मारक पत्र। प्रिय श्री महोदय उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे आग्रह है कि कृपया अपने पूर्व पत्र व्यवहार संख्या इतना 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 दिनांक इतना का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त संबंध में आपसे निवेदन है कि ससम्मान भवदी संलग्नक यथोक्त श्री पता, क्योंकि यहाँ पता भेजा जाता है प्रेषिती का, तो वही है। अनुस्मारक देखिए, अनुस्मारक पत्र का उदाहरण ये है, एक अनुस्मारक पत्र का उदाहरण ये है। और इसमें क्या है कि अनुस्मारक शासकीय अनुस्मारक का 2-2018-19 प्रेषक अबस कामा सचिव कामा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कामा उत्तर प्रदेश, ये शासकीय है। तो सेवा में उप सचिव कार्मिक मंत्रालय उत्तर प्रदेश शासन। परीक्षा अनुभाग 3 दिनांक 10 मई 2018 प्रयागराज। क्षेत्रीय युवा कल्याण विकास अधिकारी परीक्षा 2018 के रिक्त पदों पर चयन किए जाने हेतु अधियाचन प्रेषित किए जाने के संदर्भ में अनुस्मारक पत्र। महोदय उपयुक्त विषय के संदर्भ में पूर्व पत्र संख्या इतना इतना 5 ऐसे लिखा जाता है, कुछ भी डाल दें। 2 अप्रैल 2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें आपको उक्त परीक्षा के माध्यम से रिक्त पदों पर चयन किए जाने वाले अधियाचन उपलब्ध कराए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, परंतु उक्त अधियाचन अभी तक आयोग को उपलब्ध नहीं कराया गया। फिर उक्त संबंध में यह निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत परीक्षा सम्मिलित रिक्त पदों की पदवार सूची विषयक अपेक्षित अधियाचन यथाशीघ्र उपलब्ध कराए जिससे तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही यथाशीघ्र कराई जा सके। संलग्नक यथोक्त भवदी इसलिए होगी क्योंकि शासकीय है। हस्ताक्षर अबस सचिव। अब ये अनुस्मारक अर्धशासकीय है तो अनुस्मारक इतना 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 वित्त मंत्रालय डैश कामा भारत सरकार लेखानुभाग 2 दिनांक 1 मार्च 2018 नई दिल्ली। यह अलावा विशेष सचिव। विषय क्या है तो विभिन्न योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में किए गए मदों के आवंटन तथा उनके सापेक्षिक किए गए व्यय विवरण की पत्रावली उपलब्ध
कराए जाने के संबंध में अनुस्मारक पत्र। तो प्रिय श्री महोदय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे आग्रह है कि कृपया उक्त विषय पर जारी शासनादेश संख्या 20 का -4-2018 दिनांक 20 जनवरी 2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 में की गई मदों का आवंटन तथा उसके सापेक्षिक किए गए व्यय विवरण की पत्रावली प्रत्येक विभागवार उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त संबंध में आपसे अपेक्षित है कि वांछित विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ये दूसरा पॉइंट है। देखिए, दूसरे पॉइंट में हर समय उक्त लिखा जाता है। उक्त संबंध में आपसे अपेक्षित है, उसमें देखिए लिखा गया था उक्त संबंध में यह निर्देश हुआ है कि, यानी उक्त संबंध में आपसे निर्देश अपेक्षित है या निर्देश हुआ है इस तरह का विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उक्त पत्रावली विषयक कार्यवाही समयान्तर्गत संपन्न कराई जा सके। ससम्मान सहित संलग्नक सुलभ संदर्भ हेतु पूर्व प्रेषित उक्त पत्र की छाया प्रति। भवनिष्ठ इसलिए क्योंकि यह अशासकीय है, हस्ताक्षर या अलावा। फिर उनका पता प्रेषिका श्री तथा द राज्य वित्त सचिव, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई। परिपत्र। तो पत्र आलेखन का ऐसा रूप जिसके द्वारा एक समान सूचना, निर्देश, अनुदेश इत्यादि सभी संबंधित अथवा अधीनस्थ अधिकारियों को विभिन्न कार्यों के संदर्भ में पत्र प्रतियों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, परिपत्र कहलाता है। यानी पत्र आलेखन का ऐसा रूप जिसके द्वारा एक समान सूचना, निर्देश, अनुदेश इत्यादि सभी संबंधित अथवा अधीनस्थ अधिकारियों को विभिन्न कार्यों के संदर्भ में पत्र प्रतियों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। परिपत्र की अपनी कोई निश्चित भाषा शैली नहीं होती, बल्कि परिपत्र की भाषा शैली अथवा प्रारूप उसी पत्र के अनुरूप होता है जिस रूप में परिपत्र शासकीय पत्र के रूप में भेजा गया हो। मतलब जिस रूप परिपत्र की विशेषता क्या है, उद्गम यह सदैव एक पद अधिकारी के स्तर से होता है। यह तो पद से होगा, पद अधिकारी के स्तर से होता है। गंतव्य व उद्गमित होकर एक साथ अनेक गंतव्यों तक प्रेषित किया जाता है, अर्थात इसका प्रेषक एक होता है किंतु यह एक साथ कई प्रेषितियों तक पहुंचता है। इसका संचालन यथारूपी एक आयामी अथवा द्विआयामी होता है। परिपत्र एक आयामी भी हो सकता है परिपत्र, और दो आयामी भी हो सकता है। इसकी विषय वस्तु किसी शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी हुई होती है। परिपत्र का प्रारूप जिस पत्र पर आधारित होता है उसके ही विषय वस्तु को भी ग्रहण कर लेता है। जहाँ शासकीय परिपत्र पदीय दायित्वों का निर्वहन के लिए भेजा जाता है, वहीं अर्धशासकीय परिपत्र यथानुरूप विभिन्न मामलों से संदर्भित होता है, जिसके अन्य प्रारूप भी मूल प्रारूप की विषय वस्तु से जुड़े होते हैं। परिपत्र की अपनी कोई भाषा शैली नहीं होती है, बल्कि इस पत्र को जिस प्रारूप में भेजा जाता है यह उसी के भाषाई और शैलीगत वैशिष्ट्य को धारण कर लेता है। इसका प्रारूप भी भेजे गए प्रारूप का ही अनुकरण करता है। संबोधन तथा समापन इत्यादि भी उसी पत्र प्रारूप पर आधारित होता है। परिपत्र का महत्व क्या है? तो ये तो पहला है कि कार्यालय कार्य व्यवहार में एक रूपता इससे आती है। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों को समय की बचत होती है, और दूसरा है कि समयान्तर्गत अवगत उनको कराया जा सकता है। श्रम और धन दोनों की बचत होती है। कार्य निष्पादन में गुणवत्ता आती है, और कार्य जो है तीव्र गति से होता है। अत्यल्प समय में कार्य संभव होता है। कार्य निष्पादन में तीव्रता आती है। ये सब महत्व है परिपत्र का। सर्कुलर इसे कहते हैं। एक ही जगह से पॉइंट होकर कई स्थानों तक जाता है। इसका अपना कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता है। शासकीय पत्र को किसी भी प्रारूप पर भेजा जा सकता है।
परिपत्र का ये देखिए, अगर शासकीय परिपत्र का उदाहरण है तो प्रेषक, नाम पदनाम। देखिए शासक शासकीय में भी होता है नाम पदनाम शासकीय पता, तो इसमें भी नाम पदनाम शासकीय पता, संख्या यहाँ डाल देंगे। फिर सेवा में समस्त पद शासकीय पता, फिर अनुभाग, अनुभाग के सामने शासकीय में भी दिनांक स्थान होता है। फिर विषय के संदर्भ में परिपत्र, महोदय उपयुक्त विषय के संदर्भ में निर्देश करना है कि उक्त सूचना तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराएं। संलग्नक ये भौदी हस्ताक्षर नाम पदनाम। फिर प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। आज्ञा से हस्ताक्षर नाम पदनाम। और अगर परिपत्र अशासकीय है तो नाम पद, फिर संख्या विभाग अनुभाग दिनांक स्थान, संख्या विभाग अनुभाग दिनांक स्थान, नाम पद विषय के संदर्भ में परिपत्र। प्रिय श्री महोदय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे आग्रह है कि कृपया अपने पूर्व पत्र व्यवहार संख्या दिनांक का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त संबंध में आपसे निवेदन है कि इतने ससम्मान। संलग्नक यथोपरि भवनिष्ठ हस्ताक्षर नाम समस्त, फिर पता। अब परिपत्र का उदाहरण जैसे शासकीय, जैसे संख्या डाल दीजिए 31 का ट 018। प्रेषक का ख परीक्षा नियंत्रक लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। सेवा में समस्त अनुभाग अधिकारी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। दिनांक 14 मई 2018 प्रयागराज। विषय विभिन्न परीक्षाओं की वर्षवार पत्रावलियों के डिजिटल अभिलेख तैयार किए जाने एवं उनके समुचित रखरखाव हेतु आवश्यक निर्देशों के संदर्भ में। उपयुक्त विषय के संदर्भ में यह निर्देश करना है कि विभिन्न परीक्षाओं की पत्रावलियाँ संरक्षणीय महत्व की हैं, जिन्हें विभिन्न शासकीय कार्यों के दृष्टिगत अनिवार्य रूप से सुरक्षित किया जाना होता है। चूँकि विगत समय में ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें पत्रावलियों के रखरखाव में भारी लापरवाही ज्ञात हुई है, अतः निर्णय लिया गया है कि समस्त पत्रावलियों को डिजिटल रूप में तैयार किया जाए तथा उनके मूल अभिलेखों को लोहे की बंद अलमारियों में संरक्षित किया जाए। फिर उसके बाद ये सब, फिर भौदी क ख ग परीक्षा नियंत्रक। परिपत्र अगर कार्यालय आदेश के रूप में जारी हुआ तो ये लोक निर्माण विभाग ऐसे के रूप में। कार्यालय आदेश शासकीय पत्र व्यवहार का वह रूप होता है जिसके माध्यम से किसी कार्यालय अथवा सरकारी संस्थान अथवा व्यापारिक संस्थानों में एक वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों कर्मचारियों को विभिन्न सेवा संबंधी मामलों जैसे अवकाश स्वीकृति, अनुशासनात्मक मामलों या किसी प्रकार की अपील अथवा प्रत्यावेदन पर लिए गए किसी निर्णय को प्रशासकीय दृष्टिकोण से अनिवार्य अनुपालन जारी करते हैं। तो बड़ा लंबा है इसमें। फिर ये कार्यालय जो है सदैव किसी उच्च प्राधिकारी के स्तर से होता है उद्गम। गंतव्य संचालन सदैव उद्गम बिंदु से नीचे की ओर अर्थात अधीनस्थ कर्मचारियों से की ओर प्रेषित किया जाता है। आदेश का संचालन सदैव एक आयामी होता है क्योंकि इसे प्रत्युत्तर यानी रिजॉइंडर की अपेक्षा के बजाय अनुपालनार्थ जारी किया जाता है, यानी कंप्लायंस बेस। विषय वस्तु क्या है? प्रायः इसकी विषय वस्तु शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी दायित्वों तथा नियमों अनुपालन के संदर्भित होती है, जिसमें सेवा शर्तों के मामले में नियुक्ति, प्रोन्नति, अवनति, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि, अवकाश स्वीकृति, कार्यभार ग्रहण करने इत्यादि जो विषय निहित होते हैं इसमें। भाषा शैली इसकी जो है आदेशात्मक तथा उत्तम पुरुष के रूप में होती है, जिसमें किसी संबोधन समापन सूचक शब्द का अभाव होता है। यह प्रायः नियत व औपचारिक प्रारूप पर लिखा जाता है। इसका पालन प्रभावी कार्यालय में अथवा संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों हेतु अनिवार्य होता है। पालन न होने की दशा में दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा होती है। यह जारीकर्ता कार्यालय के नियमित कर्मचारियों अधिकारियों पर भी प्रभावी होता है। संविदा कर्मियों पे सब जो होते हैं सब पर प्रभावी होता है। कार्यालय आदेश का ड्राफ्ट प्रारूप। विभाग अनुभाग संख्या दिनांक स्थान,
फिर कार्यालय आदेश श्री को आदेशित किया जाता है। तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करें। हस्ताक्षर नाम पद प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आज्ञा से हस्ताक्षर नाम पद नाम। विभाग अनुभाग संख्या दिनांक श्री तत्काल प्रभाव से हस्ताक्षर नाम पद प्रतिलिपि आज्ञा नाम। कार्यालय आदेश का उदाहरण लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश विधिक अनुभाग संख्या 45 का 2/18/19 दिनांक 10 जून 2018 प्रयागराज। कार्यालय आदेश संख्या 11/4 कार्यालय आदेश श्री 11 लावा व श्री पफब अनुसेवक को आगामी 12 जून को 2018 को आयोजित किए जाने वाली डायट प्रवक्ता प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी होने तक साक्षात्कार परिषद के साथ संबद्ध किया जाता है। उनकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से 9 बजे से सायं 6 बजे तक यमुना भवन प्रथम तल पर दर्ज की जाएगी। उक्त कार्मिक तत्काल प्रभाव से आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। हस्ताक्षर कखग प्रभारी अधिकारी। फिर प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित। 11 लावा पफब अनुसेवक परीक्षा नियंत्रक लोक सेवा आयोग। आज्ञा से कखग प्रभारी अधिकारी। वही कखग प्रभारी अधिकारी यहाँ भी हैं, कखग प्रभारी अधिकारी यहाँ भी है कार्यालय आदेश में। एक ये है कार्यालय आदेश। कार्यालय ज्ञाप जो होता है यह पत्र व्यवहार का वह रूप है जिसके माध्यम से किसी सरकारी कार्यालय में किसी विशिष्ट अथवा सामान्य मामलों में अंतर कार्यालयी, अंतर विभागीय अथवा अंतर वैयक्तिक औपचारिक संदेश अथवा अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं। इसे आवश्यकता रूप निजी व्यक्तियों से संपर्क के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। ज्ञातव्य है ज्ञाप ऐसे ही प्राधिकारी अथवा कार्यालय को भेजा जाता है जो एक ही संस्था के अंग हों अथवा अधीनस्थ जो हैं कर्मचारी हों अथवा असाधारण विशिष्ट व्यक्ति हों जिनको किसी विशेष मामले में सूचना दिया जाना अपेक्षित है। उद्गम जो होता है कार्यालय ज्ञाप का, इसका उद्गम सदैव किसी कार्यालय के नियत प्राधिकारी के स्तर से होता है। संचालन जो होता है इसका, यह नियत प्राधिकारी के स्तर से उद्गमित होकर सूचना प्रेषण के गंतव्य तक पहुंचता है। गंतव्य शासकीय अथवा अशासकीय दोनों हो सकता है। यदि प्रत्युत्तर अपेक्षित न हो तो मात्र सूचनार्थ होने के कारण इसका संचालन सदैव एक आयामी होता है। विषय वस्तु यही है किसी शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी किसी सूचना की होती है जिससे किसी व्यक्ति कार्यालय विशेष को अवगत कराए जाने की अपेक्षा होती है। उच्च अधिकारियों, संबंधित अधिकारियों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रत्यावेदकों अथवा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को वांछित सूचना का भाषा जो होती है इसकी तटस्थ भाव से तृतीय पुरुष में लिखी जाती है। तो कार्यालय जो आदेश होता है कार्यालय विशेष तक प्रभावी होता है, यानी कार्यालय तक ही प्रभावित होता है, जबकि कार्यालय जो ज्ञाप होता है यह कार्यालय के बाहर अन्य कार्यालयों, व्यक्तियों, पदाधिकारियों तक प्रभावी होता है। यानी ज्ञाप का जो रेडियस है बड़ा है। यह सदैव अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए जारी किया जाता है। यह जो है कार्यालय आदेश अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारी के लिए जारी किया जाता है, जबकि इस जो कार्यालय ज्ञाप होता है इसे व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से जारी किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति विशेष के लिए। अब यह जो है कार्यालय आदेश कार्यालय के सदैव अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए इसका पालन अनिवार्य होता है। कार्यालय आदेश का अगर पालन नहीं करेंगे तो दंडित होंगे, लेकिन इसका कार्यालय ज्ञाप इसका पालन प्रेषित की इच्छा पर निर्भर करता है।
कार्यालय जो आदेश होता है इसके उल्लंघन की दशा में अनुशासनात्मक व दंडात्मक कार्यवाही जारीकर्ता द्वारा की जा सकती है। लेकिन कार्यालय जो ज्ञाप होता है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। कार्यालय आदेश जो है पद से परे जाकर सेवा शर्तों को उल्लंघन करने वाले आदेश की वैधता न्यायालय में वाद योग्य होती है। अगर इसकी शर्तों को उल्लंघन करते हैं तो कार्यालय न्यायालय में वाद योग्य बन सकता है। जबकि कार्यालय जो ज्ञाप होता है सामान्यतः ज्ञाप जो है वाद योग्य नहीं होता है, जबकि कार्यालय आदेश वाद योग्य होता है। कार्यालय आदेश इसे कार्यालय के अनुशासनात्मक विषयों के लिए रीढ़ माना जाता है ताकि डिसिप्लिन बना रहे। और यह जो है कार्यालय ज्ञाप इसे संचार प्रेषण की रीढ़ माना जाता है। ये संचार प्रेषण यानी कम्युनिकेशन की रीढ़ है जो अंतर सरकारी अथवा सरकारी नागरिक क्षेत्रों के मध्य व्यवहृत किया जाता है। और कार्यालय ज्ञाप इसे सदैव नियत प्राधिकारी के स्तर से जारी किया जाता है, जबकि कार्यालय जो आदेश होता है यह उच्च अधिकारी के स्तर से जारी किया जाता है। तो कार्यालय जैसे ज्ञाप और आदेश में अंतर, कार्यालय आदेश और ज्ञाप में अंतर, यह कार्यालय तक प्रभावित होता है, यह कार्यालय के बाहर भी प्रभावित होता है। कार्यालय ज्ञाप यह अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए जारी होता है, इसे जो है व्यक्तिगत दृष्टिकोण के लिए जारी किया जाता है। कार्यालय ज्ञाप कार्यालय आदेश का पालन अनिवार्य होता है, कार्यालय ज्ञाप का पालन प्रेषित की इच्छा पर निर्भर करता है। कार्यालय आदेश अगर उल्लंघन करते हैं तो अनुशासनात्मक व दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कार्यालय ज्ञाप में ऐसा कुछ नहीं है। कार्यालय आदेश पद से जाकर सेवा शर्तों को उल्लंघन करने वाले आदेश की वैधता न्यायालय में वाद योग्य होती है, जबकि कार्यालय वाद ऐसा कुछ नहीं है, वाद योग्य नहीं है। क्या इसका कार्यालय के मतलब जो कार्यालय आदेश होता है कार्यालय में अनुशासनात्मक विषयों के लिए रीढ़ माना जाता है, जबकि कार्यालय ज्ञाप जो है यह संप्रेषण का रीढ़ माना जाता है। कार्यालय आदेश जो है उच्च प्राधिकारी के स्तर से जारी किया जाता है और कार्यालय जो ज्ञाप होता है इसे सदैव नियत प्राधिकारी के स्तर से जारी किया जाता है। अब एक कार्यालय ज्ञाप का एक ड्राफ्ट प्रारूप नमूना। तो विभाग अनुभाग संख्या दिनांक स्थान, विभाग अनुभाग संख्या दिनांक स्थान, फिर कार्यालय ज्ञाप अधो हस्ताक्षरी द्वारा आपके पूर्व पत्र व्यवहार दिनांक इतने के संबंध में सूच्य है कि भौदी हस्ताक्षर नाम पद श्री पदनाम विशिष्ट तथा फिर पता, फिर प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, फिर आज्ञा से हस्ताक्षर नाम पद नाम। विभाग अनुभाग संख्या दिनांक स्थान कार्यालय ज्ञाप अधो हस्ताक्षरी द्वारा आपके पूर्व पत्र व्यवहार दिनांक के संबंध में सूच्य है। भौदी हस्ताक्षर नाम पद श्री पदनाम विशिष्टता पता प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, आज्ञा से हस्ताक्षर नाम पद नाम। उदाहरण का शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश विभाग हो गया। स्थापना अनुभाग 1 संख्या 32-04-0-1 2019-20 दिसंबर 10 फरवरी दिनांक 10 फरवरी 2019 प्रयागराज। फिर कार्यालय ज्ञाप अधो हस्ताक्षरी द्वारा श्री ठ निवासी 10-2 मटियारी रोड अल्लाहपुर प्रयागराज का ध्यान उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 15 जनवरी 2019 को की ओर आकर्षित कराते हुए सूच्य है कि चूँकि इस कार्यालय में कंप्यूटर सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन स्थानीय सेवा नियोजक कार्यालय के स्तर पर संपन्न किया जाता है, वह इस संबंध में रिक्तियों के सापेक्षिक
सापेक्षिक प्राप्त आवेदन पत्रों पर विभागीय प्रतियोगात्मक परीक्षा को आधार बनाकर भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। अतः भर्ती प्रक्रिया में रिक्त पदों संबंधी अद्यतन जानकारी हेतु कृपया स्थानीय सेवा योजक कार्यालय से संपर्क करने का कष्ट करें। भौदी हस्ताक्षर या अलावा उपनिदेशक। फिर इसमें भौदी रहता है, ध्यान रखना है कार्यालय ज्ञापन में। यार अलावा उपनिदेशक श्री ट मटियारी रोड अल्लाहपुर, वही यही जिनका यही लिखा है ट उन्हीं का नाम यहाँ रहेगा, उन्हीं का नाम यहाँ रहेगा। अल्लाहपुर प्रयागराज। पिन इतना। प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु डाक विभाग आज्ञा से यार अलावा उपनिदेशक। फिर कार्यालय ज्ञापन का एक अलग उदाहरण है, नवी उनका मंत्रालय, ये सब है। अब विज्ञप्ति क्या है? तो लोक विषयक महत्वपूर्ण मामलों, शासकीय निर्णयों, सूचनाओं एवं अन्य सांविधिक आदेशों को सर्वसाधारण के सूचनार्थ राज्य के गजट में विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित किया जाता है। विज्ञप्ति को अधिसूचना भी कहा जाता है। सक्षम प्राधिकारियों के निर्णयों, शासन के वैधानिक क्रियाकलापों या अन्य सूचनाओं का विज्ञप्ति के रूप में सरकारी गजट में प्रकाशन अनिवार्य होता है। विज्ञप्तियों को अनिवार्यतः सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, अन्यथा की स्थिति में इसकी वैधता चुनौती देते हुए इसे न्यायालय में वाद योग्य बनाया जा सकता है। अब विज्ञप्ति जो है यह सर्वोच्च प्राधिकारी के स्तर से जारी होता है। विज्ञप्ति उद्गम होता है इसका, गंतव्य ऊपर से नीचे की ओर संचालित होता है। संचालन इसका गंतव्य सर्वसाधारण तक होता है। विषय वस्तु शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी किसी सूचना की होती है, जिसमें रिक्तियाँ, पदोन्नति, पदावनति, वेतन वृद्धि, नीति विषयक शासकीय निर्णय का उद्देश्य समाहित होता है। भाषा शैली, इसकी भाषा शैली तटस्थ भाव से अन्य पुरुष व अप्रत्यक्ष अनुकथन की होती है। विज्ञप्ति का नमूना देखिए तो विभाग, अनुभाग, संख्या, दिनांक, स्थान। विभाग, अनुभाग, संख्या, दिनांक, स्थान, इसमें आज्ञा लगता है। विज्ञप्ति में आज्ञा होता है। विज्ञप्ति इतना डाले, एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम, पद। उसके बाद प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। संपादक समस्त दैनिक समाचार पत्र, अनुभाग अधिकारी, अभिलेखागार। आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। विज्ञप्ति अधिसूचना, विभाग, अनुभाग, संख्या, दिनांक, स्थान। विज्ञप्ति एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। नाम, पद, पदनाम नहीं होता है, नाम और पद होता है। प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। संपादक समस्त दैनिक समाचार पत्र, अनुभाग अधिकारी, अभिलेखागार। आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। विज्ञप्ति के वो एक उदाहरण देखिए तो मध्य प्रदेश सरकार विभाग हो गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, संख्या और 512-4 का 2018-19, दिनांक 30 अगस्त 2019, भोपाल। एतद् द्वारा विज्ञप्ति या विविध। एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूच्य है कि मंत्रालय द्वारा 2005 से संचालित अल्पसंख्यक बाल सुधार कार्य योजना व अनुसूचित जनजाति बालिका सुधार कार्य योजना को समायोजित करते हुए उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक लक्षित योजना समग्र बाल सुधार कार्य योजना का संचालन आगामी 10 सितंबर 2019 से किया जाएगा। पॉइंट 2 पूर्व में उक्त योजना के अंतर्गत कार्यरत समस्त कर्मियों का समायोजन उनके वर्तमान वेतनमान व सेवा शर्तों के साथ वर्तमान योजना में किया जाएगा। समस्त संविदा कर्मियों के संबंध में भी बिंदु संख्या 2 का मंतव्य ही प्रभावी रहेगा। आज्ञा से हस्ताक्षर क विशेष सचिव। फिर प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। समस्त दैनिक समाचार पत्र, समस्त समाचार चैनल मध्य प्रदेश। आज्ञा से हस्ताक्षर क विशेष सचिव।
फिर एक विज्ञप्ति यह है, लोक सेवा आयोग अनुभाग 4 65 का 4 पैराग्राफ सम्मिलित प्रवर अधीनस्थ परीक्षा 2018 में अनंतिम रूप से 418 रिक्तियों पदों के सापेक्ष आवेदन आगामी 5 जून 2018 से स्वीकार किए जाएंगे। इसके संबंध में ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि इतना 18 तक होगी निर्धारित प्रारूप। फिर उसके बाद आज्ञा से क ख ग परीक्षा नियंत्रक प्रतिलिपि को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, संपादक समस्त दैनिक समाचार पत्र, अनुभाग अधिकारी, अभिलेखागार, आज्ञा से हस्ताक्षर क ख ग परीक्षा नियंत्रक। विज्ञप्ति में आज्ञा लगता है। अब अंतर देख लीजिए तीनों में, विज्ञप्ति, कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश। तो विज्ञप्ति जो है सर्वोच्च प्राधिकारी से जारी होता है, कार्यालय ज्ञापन नियत प्राधिकारी के स्तर से, और कार्यालय आदेश जो होता है यह उच्च प्राधिकारी के स्तर से। ये नियत प्राधिकारी, ये उच्च प्राधिकारी और ये सर्वोच्च प्राधिकारी। विज्ञप्ति ऊपर से नीचे की ओर एक आयामी होता है विज्ञप्ति। कार्यालय ज्ञापन किसी भी दशा में एक या अथवा द्विआयामी हो सकता है, और कार्यालय आदेश भी ऊपर से नीचे यानी विज्ञप्ति जैसा एक आयामी होता है। सूचनार्थ होता है विज्ञप्ति, सूचनार्थ और अनुपालनार्थ होता है कार्यालय ज्ञापन, और कार्यालय आदेश अनिवार्यतः अनुपालनार्थ होता है। प्रभाव जो है सर्वसाधारण तक इसका होता है विज्ञप्ति का, कार्यालय के व्यक्ति अथवा कार्यालय विशेष तक होता है, और यह अधीनस्थों पर होता है कार्यालय आदेश। वाद स्थिति, उल्लंघन किए जाने की दशा में किसी भी पक्ष द्वारा वाद योग्य है यह विज्ञप्ति। कार्यालय ज्ञापन वाद योग्य नहीं है। कार्यालय आदेश वाद योग्य नहीं होता, किंतु सेवा नियमावली से असंगत होने पर मानहानि की क्षति कारित करने इत्यादि की दिशा में वाद योग्य है। दृष्टिकोण शासकीय जन दायित्व के लिए विज्ञप्ति होता है, कार्यालय ज्ञापन सूचना संप्रेषण के लिए, और कार्यालय आदेश जो है अनुशासनात्मक होता है। दंड होता सामान्यतः अदंडात्मक, किंतु स्वीकारोक्त के पश्चात उल्लंघन की दशा में दंडनीय है। कार्यालय ज्ञापन जो है अदंडनीय है, उल्लंघन की दशा में अनिवार्यतः दंडनीय है। कार्यालय आदेश दंडादेश, न्यायालय द्वारा इसका दंडादेश अदंडनीय है, जारीकर्ता द्वारा इसमें दंड दिया जाता है। गजट में अनिवार्य रूप से प्रकाशन होता है विज्ञप्ति, गजट में अप्रकाशित होता है कार्यालय ज्ञापन, और सामान्यतः अप्रकाशित होता है, किंतु विविध विशिष्ट शासनादेशों का प्रकाशन कार्यालय आदेश का होता है। अब पत्र का जो सारणी रूप होता है उसमें देखिए, इसमें क्रम जान लें, पत्र संख्या, दिनांक व स्थान, प्रेषक, प्रेषित, विषय, आशय। क्रम संख्या, पत्र संख्या, दिनांक, स्थान, प्रेषक, प्रेषित, आशय। जैसे पत्र डाल लीजिए 35 ये क च 2015, दिनांक 10 मई 2015, लखनऊ, स्थान श्री क ख ग सचिव लोक सेवा, ये उत्तर प्रदेश शासन, प्रेषक हैं, और प्रेषित हो गया मुख्य अभियंता मुरादाबाद। सड़कों की माघ मेले में मरम्मतीकरण के संदर्भ विवरण, ऐसे ही। एक टिप्पणी लेखन जो होता है सरकारी कार्यालयों में किसी भी विचाराधीन पत्र या आवेदन पर उसके निष्पादन को सरल बनाने के लिए संदर्भित सभी नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जो नोट लिपिकों, सहायकों अथवा कार्यालय अधीक्षकों द्वारा लिखा जाता है उसे टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी लेखन की विधि को टिप्पण कहा जाता है। टिप्पणी लेखन का प्रारूप क्या है? तो कृपया ये सब है।